डियर लवली स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीपीआई ट्यूटोरियल के पेड कोर्स क्लासेज में। मैं साक्षी आज आप लोग को हिंदी पढ़ाऊंगी, तो चलिए अपने इस हिंदी के क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे बिहार पैरामेडिकल मैट्रिक के, है ना, बिहार पैरामेडिकल मैट्रिक के 2021 के क्वेश्चन को, है ना। और बिहार पैरामेडिकल मैट्रिक का क्वेश्चन आपके बिहार पैरामेडिकल के एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि जो हमारा पीएमएम का सिलेबस है और जो हमारा पीएम का सिलेबस, ये दोनों सेम है। क्योंकि पीएम में भी आपके 10th लेवल पे हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पीएमएम में भी, तो सारे क्वेश्चंस आप लोग लास्ट तक करेंगे और उसके बाद जो भी आपको प्रॉब्लम होगा वो आप लोग पूछ लेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ठीक है। ये एक वाक्य है कि पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे में जो पंडित जी शब्द है, ठीक है, इसमें बताना है कि ये जो पंडित जी शब्द है वो क्या है। सर्वनाम है, भाववाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है या फिर विशेषण है, ठीक है। हमारे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ये जो पंडित जी शब्द है ये क्या है। तो वाक्य में क्या बोल रहा है, पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, है ना, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। कौन? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। यहाँ पे किन की बात करी जा रही है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बात कर रही है। और तो हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो पंडित जी है वो कौन सा शब्द है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना। संज्ञा हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, उसमें से हम लोगों ने संज्ञा का एक भेद पढ़ा था, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता था बच्चों, कि किसी भी विशेष व्यक्ति, है ना, किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु या फिर स्थान का नाम का जो बोध कराने वाली संज्ञा होती थी उसी को हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते थे। और यहाँ पर क्या है, एक विशेष व्यक्ति की बात हो रही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बात हो रही। तो ये कौन सा संज्ञा हो गया हमारा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो आइए अब हम लोग सर्वनाम भी समझ लेते हैं। वैसे मैं सर्वनाम आप लोग को बहुत अच्छे से पढ़ाई। तो सर्वनाम क्या होता है बच्चों, वो शब्द, है ना, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं। सर्वनाम कौन सा शब्द होता है जो हम लोग संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं। जैसे बोली मैं कि रमा एक धार्मिक महिला है, ठीक है, रमा एक धार्मिक महिला है, ठीक है, महिला है। तो यहाँ पर रमा क्या है, हमारा संज्ञा है, ठीक है। और मैं बोलूँ कि रमा जो है रोज मंदिर जाती है, ठीक है, रमा रोज मंदिर जाती है। तो यहाँ पे रमा की जगह हम लोग सर्वनाम का प्रयोग करेंगे वह, है ना, वह सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। इससे हमारा वाक्य भी अच्छा लगेगा। और यहाँ पर क्या किए, संज्ञा के जगह में प्रयोग किए। यहाँ पर भी बोल सकते हैं वह एक धार्मिक महिला है, मतलब जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं उसी को हम लोग सर्वनाम कहते हैं, है ना। अब आया हमारा भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा किसको कहेंगे, जिससे भाव का पता चलेगा, है ना। मतलब बोल सकते हैं कि जिस संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था का भाव का बोध होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। ये भाव का बोध कराता है ना। जैसे सुंदरता, सुंदरता, अच्छाई, बुराई, है ना, अच्छाई, बुराई, ये सभी क्या है, तो ये हमारे भाववाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा तो अभी मैं आपको बता दी। अब बचा हमारा विशेषण। तो विशेषण क्या होता है बच्चों, विशेषता, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, कैसी विशेषता, तो उसका गुण या फिर दोष बताता है, उसी को क्या कहते हैं, विशेषण। जैसे रोहन बहुत अच्छा संगीतकार है, हम लोग क्या बोले, रोहन बहुत अच्छा संगीतकार है ना, अच्छा संगीतकार है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो अच्छा है हमारा क्या है, ये अच्छा रोहन की विशेषता बता रहा है ना, कि ये विशेषण हो गया। अच्छा, अच्छा क्या हो गया हमारा, विशेषण हो गया। ये रोहन की विशेषता बता रहा है कि वो बहुत अच्छा संगीतकार है, ठीक है। तो सभी बच्चों को क्लियर है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मुहावरा से है। आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि दाल में काला होना का अर्थ है कोई अशुद्धि होना, कुछ भेद होना, असहमत होना या फिर दूसरा रंग डाल देना। तो यहाँ पर हमसे दाल में काला होना मुहावरा का अर्थ पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी,
कुछ भेद होना। दाल में काला होना का अर्थ क्या होता है? कुछ भेद होना, है ना। जैसे बोलो कि तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है, मतलब कोई ना तो कोई भेद है जिसके कारण तुम मुझसे एकदम अच्छे से बात करो। कहते ना, अरे देखो उस दोनों में ज़्यादा दोस्ती हो गया, लगता है दाल में कुछ काला है, मतलब कुछ कर रहा है। तो यही दाल में कुछ काला का मतलब क्या होता है? कुछ भेद होना होता है ना। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हमारा लोकोक्ति से कि एक अनार डैश बीमार में रिक्त स्थान भरिए, 100, 5, 2 या फिर 1000। ये आप एक लोकोक्ति सुने हैं, एक अनार और 100 बीमार। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर ए 100। एक अनार और 100 बीमार। अर्थ क्या होता है कि मतलब कोई एक चीज़ है जो बहुत सारे आदमी को चाहिए। जैसे हम लोग बोल सकते हैं ना कि हमारे पैरामेडिकल में जीएनएम के लिए, ठीक है, जीएनएम के लिए कितने सीट है? तो जीएनएम के लिए 1500 कुछ सीट है ना। जीएनएम के लिए 1500 कुछ सीट है, लगभग 1600 सीट है ना, 1600 सीट है। लेकिन कितने सारे स्टूडेंट्स देंगे एग्जाम? ढेर सारे देंगे। किसके लिए? जीएनएम की सीट के लिए। मान के चलिए कि अगर 50,000 विद्यार्थी, क्योंकि लगभग 1.5 लाख फॉर्म भराया था इस बार, तो 50,000 मान लीजिए कि विद्यार्थी हमारे जीएनएम के लिए तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पे 1600 सीट है, तो 50,000 में केवल 1600 को ही मिलेगा और जो रेस्ट हमारे 48,000 समथिंग है वो तो ऐसे ही रह गए। तो यही बात है कि एक अनार और 100 बीमार, मतलब सीट कम है लेकिन ढेर सारे स्टूडेंट को चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? मेहनत, है ना। तो बच्चों अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ये नहीं कि मैम हमको पीएमएम का क्वेश्चन करवा रही है तो हम लोग सही से नहीं करेंगे, क्योंकि सिलेबस सेम है, तो अच्छे से पढ़िए। ठीक है, तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा संधि से है और संधि हमारे एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ना। संधि हमारे एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हर साल यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन रहता ही है और एक तो रहता ही रहता है संधि से। और यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि अत्याचार में यह संधि है। ऑप्शन ए में वृद्धि है, बी में यन है, सी में आयादी और ऑप्शन नंबर डी में विसर्ग है। हमको यहाँ पे क्या बताना है कि अत्याचार में कौन सा संधि है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यन संधि। अत्याचार में कौन सा संधि है? तो हमारा यन संधि है। कैसे? तो यन संधि में बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि शब्द के बीचों बीच य, ठीक है ना, य अथवा व, यदि शब्द के बीचों बीच य अथवा व होता है और उससे पहले आधा वर्ण होता है, ठीक है ना, य और व से पहले क्या होता है? आधा वर्ण होता है, तो वो हमारा कौन सा संधि होता है? तो वो हमारा यन संधि होता है। जैसे यहाँ पे है हमारा अत्याचार, यहाँ पे देखिए य है शब्द के बीचों बीच और उससे आधा, ठीक है, और ये य से पहले आधा वर्ण त है, तो ये हमारा क्या है? अत्याचार में यन संधि है। जैसे एक और उदाहरण देख लीजिए, अव्यय है ना, अव्यय, अभ्यास, इस सब में बीच में क्या है? हमारा य है, ठीक है, और उससे पहले क्या? हमारा आधा वर्ण है, तो इस सब में क्या हो गया? हमारा यन संधि। अब बच्चों वृद्धि संधि में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि यदि शब्द के बीचों बीच औ अथवा ए, है ना, शब्द के बीचों बीच औ, ठीक है, औ अथवा ए हो तो वो हमारा क्या होता है? वृद्धि संधि। जैसे सदैव, सदैव में हमारा क्या है? वृद्धि संधि। महोषधि, महोषधि, तो महोषधि में क्या हो गया? हमारा वृद्धि संधि। अब बात करें अयादी संधि की, तो अयादी संधि क्या होता है बच्चों? जब शब्द के बीचों बीच य हो, ठीक है, आधा वर्ण नहीं हो, सिर्फ शब्द के बीचों बीच य और व हो, तो वो हमारा क्या होता है? अयादी संधि। जैसे गायक, है ना, गायक, धावक, नायक, ये सभी क्या है? हमारे अयादी संधि, है ना। सभी को क्लियर है। और विसर्ग संधि, ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि क्या होता है हमारा कि विसर्ग के बाद यदि स्वर या फिर व्यंजन के मेल होने पर जो विसर्ग में विकार उत्पन्न होता है उसी को हम लोग कहते हैं विसर्ग संधि। जैसे तपह जोड़ वन, है ना, उदाहरण के लिए कि ये क्या है? तपह जोड़ वन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये जो विसर्ग है ये ओ में बदल जाएगा और ये क्या है? ये हमारा क्या है ना, व्यंजन है, तो क्या हो जाएगा? तपोवन,
तो विसर्ग संधि क्या होता है हमारा, विसर्ग के बाद जब स्वर या व्यंजन के मेल होने पर ये जो विसर्ग में विकार उत्पन्न होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो विसर्ग संधि बोलते हैं। ठीक है, सभी को क्लियर है बच्चों। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा समास से है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा अभी तो कोई ईयर ही नहीं है जहाँ पीएम में या फिर पीएमएम में, ठीक है, समास से क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो समास हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, यथा संख्य में कौन सा समास है। ऑप्शन ए में है करण, बी में है तत्पुरुष, सी में अव्ययी भाव और ऑप्शन नंबर डी में है संबंध। तो आप बच्चे यहाँ पे बोलेंगे कि मैम ये करण और ये संबंध क्या है। तो बच्चों ये करण और संबंध जो है ये संबंध तत्पुरुष समास है यहाँ पर, और ये करण तत्पुरुष समास की बात की जा रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर किसका पूछ रहा है हमसे, यथा संख्य में पूछ रहा है कौन सा समास है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी अव्ययी भाव समास है ना। अव्ययी भाव समास है हमारा यथा संख्य में। हम लोगों ने अव्ययी भाव समास में क्या पढ़ा था कि अगर शब्द से पहले, है ना, अगर शब्द में पहले उपसर्ग लगा हो, ठीक है, अगर शब्द में उपसर्ग लगा हो तो वो क्या होता है हमारा अव्ययी भाव समास। और यथा संख्य में यथा क्या है हमारा, यथा हमारा क्या है, उपसर्ग है ना, उपसर्ग है। हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि शब्द में उपसर्ग हो तो वो क्या होता है हमारा अव्ययी भाव समास। और यहाँ पे यथा संख्य में क्या है, ये हमारा यथा उपसर्ग है, इसलिए ये कौन सा समास है हमारा, अव्ययी भाव समास है ना। सभी को क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास क्या होता है, इसका जो है बच्चों दूसरा पद प्रधान होता है, हम लोगों ने पढ़ा था। और इसमें जो मेन जो हम लोग समास पहचानने के लिए देखते हैं वो क्या देखते हैं कि दोनों पदों के बीच में जो है कारक चिन्ह का लोप हो जाता है ना, कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। कैसे, जैसे माखन चोर, माखन चोर, एक उदाहरण देते हैं तो क्या होगा, माखन को चुराने वाला, माखन को चुराने वाला, चुराने वाला क्या हो गया, माखन चोर। तो यहाँ पर माखन को चुराने वाला, यहाँ पर जब समास बना तो क्या हो गया, माखन चोर। यहाँ पे जो को विभक्ति चिन्ह है इसका लोप हो गया ना, तो यही हमारा क्या हो गया, तत्पुरुष समास। तो हम लोगों ने तत्पुरुष समास के जो है 6 भेद पढ़े थे, 6 भेद पढ़े थे हम लोग तत्पुरुष समास के। जो कारक हमारा 8 कारक है, ठीक है, उसमें से कर्ता, कर्ता और संबोधन, ठीक है, कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर बाकी सब जो कारक हैं वो हमारे किस में आते हैं, तो वो हमारे तत्पुरुष समास में आते हैं, है ना। 8 हमारे कारक होते हैं, उसमें से एक कर्ता कारक और एक संबोधन कारक छोड़ दिए तो जो हमारे 6 बच जाते हैं वे सभी हमारे किस में आते हैं, तो तत्पुरुष समास में। तो करण तत्पुरुष समास क्या होता है, तो इसका विभक्ति चिन्ह क्या है, से या फिर के द्वारा, है ना। करण तत्पुरुष, करण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है, तो करण कारक का जो विभक्ति चिन्ह हमारा से या फिर के द्वारा। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, तुलसी कृत, है ना, तुलसी कृत मतलब तुलसी के द्वारा रचित, है ना, तुलसी के द्वारा कृत, के द्वारा कृत मतलब जो है ना, जिस कारक का लोप हो जाता है वही कारक का जो है वो हमारा भेद हो जाता है तत्पुरुष समास। जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, करण कारक जो हमारा के द्वारा है इसका लोप हो जा रहा है, तो ये हमारा कौन सा हो गया, करण तत्पुरुष समास, है ना, करण तत्पुरुष समास हो गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा संबंध। तो संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह क्या था हमारा, का, के, की। तो जैसे हम लोग बोले देवालय, है ना, देवालय, तो क्या हो जाएगा, देव का आलय, देव का आलय। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर का विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा संबंध तत्पुरुष समास है। ठीक है, सभी को क्लियर है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उपसर्ग से है। यहाँ पे पूछ रहा है कि किस शब्द में दो उपसर्ग है ना। हमको क्या बताना है कि किस शब्द में जो है दो उपसर्ग है। तो सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे कि उपसर्ग होता क्या है। तो उपसर्ग क्या है, ऐसा शब्दांश है जो शब्द के आगे में जुड़कर, है ना, जो किसी भी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है या फिर एक नया विशेषता ला देता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग उपसर्ग कहते हैं। तो उपसर्ग क्या है, एक शब्दांश है जो शब्द के आगे में जुड़ता है। मतलब यहाँ पे क्या पूछा है, किस शब्द में दो उपसर्ग है, मतलब यहाँ पर कौन सा ऐसा शब्द आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा शब्द है इन चारों में से जिसमें दो उपसर्ग है। अनाहार, अनुग्रह, अपशब्द और अभियान, ये चार शब्द दिए गए हैं। इनमें से कोई एक शब्द ऐसा है जिसमें दो उपसर्ग है और बाकी सभी में एक उपसर्ग है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अनाहार। ठीक है, अनाहार में जो है हमारा दो उपसर्ग है। कौन दो, तो एक अन है और एक आ है। ठीक है, एक अन है और एक आ है, और जो ये है हार हमारा मूल शब्द है अनाहार में। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा अनाहार, क्योंकि अनाहार में हमारे दो उपसर्ग है, एक अन और एक आ, और ये जो हार है ये क्या है, हमारा मूल शब्द। बात करें अनुग्रह, तो अनुग्रह में क्या है, अनु उपसर्ग है और ग्रह हमारा क्या है, मूल शब्द है। ठीक है, यह हमारा अभियान, अभियान में भी हमारा अभि उपसर्ग है और यान क्या है, हमारा मूल शब्द है। ठीक है, अपशब्द, अपशब्द में भी क्या है, हमारा अप जो है मूल, अप हमारा उपसर्ग है और शब्द हमारा जो है मूल शब्द है। ठीक है, सभी को क्लियर है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि अनाहार में कैसे दो उपसर्ग है, क्योंकि यहाँ पे दो उपसर्ग है, एक अन और एक आ। ठीक है, अन और आ यहाँ पर दो उपसर्ग है अनाहार में। ठीक है, तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, मतलब कौन सा जो शब्द है शुद्ध है। शुद्ध और अशुद्ध शब्द से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका पीएमएम का हो या फिर पीएम का हो। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द जो शुद्ध है। ऑप्शन ए में है पानी, बी में है प्रसाद, सी में है कल्याण और ऑप्शन नंबर डी में है दुनिया। तो इसमें जो हमारा कल्याण शब्द है बच्चों शुद्ध है, पानी, प्रसाद और ये दुनिया जो है हमारा तीनों अशुद्ध शब्द है। तो पानी का शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हमारा पानी हो जाएगा। ठीक है, प्रसाद का इस प्रकार से हम लोग शुद्ध रूप से लिखेंगे और दुनिया का ये इस प्रकार से दुनिया हो जाएगा, यहाँ में ऊपर चंद्र बिंदु नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा अशुद्ध शब्द है। यहाँ पर हमको बताना था कि कौन सा शुद्ध शब्द है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा शब्द जो अशुद्ध शब्द है। लगान, साप्ताहिक, मीरा या फिर परिचय। तो बच्चों इसमें लगान, मीरा और परिचय ये तीनों हमारा शुद्ध शब्द है, और साप्ताहिक जो है हमारा अशुद्ध शब्द है, क्योंकि क्या होता है हमारा साप्ताहिक। ठीक ना, साप्ताहिक होता है न कि साप्ताहिक। ठीक है, सभी को क्लियर है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पर्यायवाची शब्द से, अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि पर्यायवाची शब्द से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि तारा का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या बताना है कि तारा का पर्यायवाची कौन सा नहीं। ऑप्शन में तारक, सितारा, नक्षत्र और निशाकर। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों को क्या बताना है कि इनमें से कौन सा जो है तारा का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है निशाकर हमारा, ये तारा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तारक, सितारा और नक्षत्र जो है ये हमारे तारा का पर्यायवाची शब्द है। तो निशाकर अगर हमारा तारा का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो किसका है, चंद्रमा का, है ना, चंद्रमा का है। तो निशाकर का क्या है हमारा पर्यायवाची शब्द, चंद्रमा, चंद्र, चंद्र, चांद और तारापति। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सभी को क्लियर है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा संज्ञा से है कि कौन सा शब्द जो है भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, ऑप्शन ए में हार, बी में है मधुर, सी में है अपना और ऑप्शन नंबर डी में है युवा। तो इसमें जो आपके बुक में आंसर दिया हुआ है वो है ऑप्शन नंबर सी, अपना। लेकिन अपना नहीं होगा, क्योंकि ये जो अपना है ये हमारा सर्वनाम है ना। ये अपना क्या हमारा सर्वनाम,
जिसका हम लोग भाववाचक संज्ञा क्या बनाते हैं, अपनत्व, है ना, अपनत्व बनाते हैं। हार, तो ये जो है हार हमारा हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, क्योंकि हार का अर्थ क्या होता है, पराजय, है ना, हार का अर्थ क्या होता है, पराजय। तो ये क्या है, भाव है एक। बात करें मधुर, तो ये क्या है, ये हमारा विशेषण है, मधुरता, है ना, मधुरता या फिर मधुर्य क्या हो जाएगा हमारा, मधुरता या फिर मधुर हो जाएगा हमारा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा युवा। तो युवा भी हमारा भाववाचक संज्ञा नहीं होगा, और युवा का जो है ना, युवा से बनेगा यौवन, ये हमारा क्या है, भाववाचक संज्ञा। युवा या फिर युवक हम लोग जातिवाचक संज्ञा को बोलेंगे, है ना। तो युवा या फिर युवक क्या हो जाएगा हमारा, जातिवाचक संज्ञा। तो इसका राइट आंसर मेरे अकॉर्डिंग हार होगा। ठीक है, आपके बुक में अपना दिया हुआ है, लेकिन बुक में बहुत बार आंसर गलत दिया हुआ है क्वेश्चन को, तो बुक के अकॉर्डिंग नहीं चलना है। फिर बाद में यह नहीं बोलना कि मैम गलत बता दी, बुक में तो अपना था। तो अपना हमारा सर्वनाम है। जब मैं सर्वनाम पर आई थी तो सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए बताई थी, तो उसमें अपना से क्या होता था, तो हमारा अपनत्व होता था। ठीक है, सभी को क्लियर है। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आपके पीएमएम में सिर्फ 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, पीएमएम में हिंदी से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 10 क्वेश्चन हम लोग अच्छे से कर लिए हैं। तो बस आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में।